रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया नाइजीरिया, जो कि एक कंट्री है अफ्रीका में, और वहां पे उनको नाइजीरिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का अवार्ड भी मिला, जहां पर उनको अवार्ड दिया गया कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सिर्फ अवार्ड रिसीव करने नहीं गए थे, यहां पर उनका विजिट नाइजीरिया में, जो कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का आफ्टर 17 इयर्स विजिट रहा है, वो एक स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि इस रीसेंट विजिट में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया विजिट किया, वो कैसे हमारे लिए जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर हमारे कैसे बायलैटरल टाइज जो है नाइजीरिया के साथ अभी तक रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी यूपीएससी आईएएस जीएस फाउंडेशन रिकॉर्डेड क्लासेस से, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी तैयारी स्क्रैच से सिर्फ 24,999 में कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ जीएस और एनसीईआरटी का कवरेज नहीं बल्कि एसए, सीसैट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी। तो अगर आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं और एक बेहतर और अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं, सो दिस इज योर वे टू गो। और यहाँ पर और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवे हुए लिंक को आप क्लिक करके और जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं क्या हिस्ट्री रही है इंडिया की नाइजीरिया के साथ और क्यों इस वक्त नाइजीरिया हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है और आने वाले समय में नाइजीरिया और इंडिया का बायलैटरल रिलेशन कैसा दिखने वाला है। तो रिसेंटली जो ये विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया को, वो किसी भी इंडियन पीएम ने 17 साल बाद विजिट किया है नाइजीरिया को। इससे पहले 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विजिट किया था अबुजा में, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है मिले प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू से, और इन्होंने बात की कि कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है बायलैटरल टाइज को, और उस पे कमिटमेंट भी जाहिर किया। इसके अलावा इनको नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का अवार्ड भी दिया गया, और यहाँ पर जो ये अवार्ड है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नाइजीरिया का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब अगर हम बात करें इंडिया नाइजीरिया की बायलैटरल टाइज की, तो इसको ऑलमोस्ट 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 6 दशक के बराबर है। और यहाँ पर ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो स्टार्ट हो चुके थे 1958 में, बिफोर नाइजीरिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक हाउस जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका था लागोस में, और इससे पहले कि नाइजीरिया को इंडिपेंडेंस मिले, इंडिया और नाइजीरिया का बायलैटरल टाई जो है एस्टैब्लिश था। इसके अलावा हाईएस्ट लेवल के पॉलिटिकल टाइज भी कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन रहे हैं, और यहाँ पर मेजर डिसरप्शंस नहीं देखे गए हैं इन 60 इयर्स में। इसके अलावा बायलैटरल टाइज से इसको प्रमोट करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी बदल गया, और ये हुआ था 2007 में, जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विजिट किया था और यहाँ पर अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में प्रमोट किया था। इसके अलावा कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूअसली चलते रहे हैं। इंडियन टीचर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स जो हैं और साथ ही साथ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने नाइजीरिया के डेवलपमेंट में 90s, 60s और 80s में मेजरली कंट्रीब्यूट किया। और इसके अलावा इंडिया ने हेल्प किया है नाइजीरिया की नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्टैब्लिशमेंट में और साथ ही साथ नेवल वॉर कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट में। तो अब यह देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी क्लोज नेट और इजी बायलैटरल रिलेशन रहे, जो ग्रेजुअली एलिवेट होके एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है नाइजीरिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर नाइजीरियन गवर्नमेंट। तो ये जो इंडियन कंपनीज हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देखती हैं आफ्टर नाइजीरियाज ओन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस
नाइजीरिया के लिए भी कितना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। इसके अलावा इंडिया जो है $100 मिलियन का कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो नाइजीरिया में होते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपैट्राइट कम्युनिटी की, तो इंडिया की 60,000 से ज्यादा एक्सपैट्राइट कम्युनिटी जो है नाइजीरिया में रहती है, जो कि काफी स्ट्रेंथ देती है इंडिया और नाइजीरिया के बायलैटरल टाइज को। नाउ दैट वी हैव एन ओवरव्यू ऑफ द इंडिया नाइजीरिया टाई, अब समझने की कोशिश करते हैं कि नाइजीरिया कितना सिग्निफिकेंट है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नाइजीरिया जो कि एक बहुत ही छोटा सा देखने में कंट्री लगेगा, जो कि आपको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में मिलेगा, वो एक डायनामिक और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। It is considered as the economic powerhouse because it is the fastest growing economy in the African continent with the third largest manufacturing sector। साथ ही साथ यहाँ पर largest population जो है इस कंट्री में पाई जाती है और ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड यहाँ पर इसके पास टाइटल है इसी वजह से जाइंट ऑफ अफ्रीका। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइजीरिया की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती हुई दिखती है, जहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसके अलावा यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मैक्सिमम पॉपुलेशन के साथ प्रेजेंट है। पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया इसमें भी आ गया, ये फाउंडिंग मेंबर है अफ्रीकन यूनियन का, जिसमें एक ये सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है जो सारी ही अफ्रीकन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट नाम्दी अजीके जो की फिगर थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इन 1963। तो यहाँ पे नाइजीरिया इकोनॉमिकली ही साउंड नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकली भी उसने अपना नाम जो है बना रखा है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट की मेंबर है ओवरऑल कॉन्टिनेंट में, इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। अगर हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो नाइजीरिया बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ओपीईसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट मेंबर बन चुका है G20 का ड्यूरिंग इंडिया होस्टेड समिट जो 2023 में हुआ था। पिछले साल जो इंडिया में समिट हुआ था उसी दौरान अफ्रीकन यूनियन भी G20 में मेंबर बन चुका है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नाइजीरिया का प्रेजेंस एट द नेशनल लेवल, एट द कॉन्टिनेंटल लेवल एंड एट द ग्लोबल लेवल काफी सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट है और इस वजह से ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी का यूज चाइना भी करना चाहता है। चाइना भी समझता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, ये एक एंट्री गेट की तरह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और इसको यूज करना चाहता है, क्योंकि अफ्रीका की एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रूशियल रिसोर्सेज जो कि बहुत जरूरी है स्पेशली फॉर अपकमिंग सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो हमें नाइजीरिया में मिलते हैं। ये रीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन में और एक की एरिया है इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उसको सर्व करने में। अब चाइना भी इसी चक्कर में अपना इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीका में बढ़ा रहा है। चाइना का अफ्रीका के साथ ट्रेड जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां पर $120 बिलियन 2012 में था और ये यूएस और अफ्रीका के ट्रेड से ज्यादा बढ़ के हो गया। इसके अलावा चाइना जो है अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस वक्त, जहां पर ट्रेड जो है $200 बिलियन से ऊपर का हो रहा है एंड यहाँ पर चाइना जो है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है अफ्रीका में फाइनेंस कर रहा है, जिसके लिए चाइना जाना जाता है जब वो डेट देता है और उसके बाद डेट के थ्रू ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर चाइना अपनी ओल्ड स्कूल पॉलिसीज यूज करता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, जिसमें रोड्स, रेल रोड्स, डैम्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चाइना जो है ऑलरेडी
इन्वेस्ट कर चुका है और हेविली इन्फ्लुएंस कर रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। अब अगर हम इंडिया के फोकस की बात करें नाइजीरिया पे, तो यहाँ पर नाइजीरिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बना देती है, डेस्टिनेशन बना देती है इंडिया की इन्वेस्टमेंट के लिए इन अफ्रीका। और इंडिया जो है इकोनॉमिकली और कल्चरली कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रही है ताकि नाइजीरिया को सेंटर ऑफ अफ्रीकन स्ट्रैटेजी पे फोकस करवाया जा सके कि जो अफ्रीका में इन्फ्लुएंस है चाइना को काउंटर करना है अगर चाइना के इन्फ्लुएंस को, तो नाइजीरिया उसका सेंट्रल पॉइंट होगा इंडिया की तरफ से। और इंडिया का विजन ये है कि यहाँ पर क्लोज कोऑपरेशन की जरूरत है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये क्लियरली बोला है कि यहाँ पर फ्रेंड वो है जो उसके पाथ को शेयर करता है, और यहाँ पर अपना कमिटमेंट दिखाया है अफ्रीका और नाइजीरिया की डेवलपमेंट के लिए। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पर क्या जरूरत है चाइना के फुटप्रिंट को कंट्रोल करने की, सवाल है ये कैसे किया जा सकता है। अगर इंडिया इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आगे के स्टेप्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले फोकस जो है यहाँ पर बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने पे होना चाहिए, जहां पर इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल एंगेजमेंट्स को फर्दर बढ़ाया जाए और नए एरियाज ढूंढ के लाए जाए जहां पर इंडिया की स्ट्रेंथ हो। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एंड अपकमिंग सेक्टर्स इसके लिए परफेक्ट और सूटेबल पोजीशन देते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो सॉल्यूशंस इंडिया को ऑफर करने चाहिए, जहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे सस्टेनेबल और कंसेशनल प्राइसेस पे लोन्स देने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है ताकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव मिल सके। इसके लिए कंसेशनल लोन्स बढ़ाने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में। और साथ ही साथ जरूरत है कल्चरल डिप्लोमेसी को एक्सपैंड और स्ट्रेंथन करने की। इंडियन कल्चर, एजुकेशन और वैल्यूज नए नए इनिशिएटिव्स और स्कॉलरशिप के थ्रू प्रमोट किए जाएं ताकि यहाँ पर इंडिया की इमेज जो है एज अ रिलायबल पार्टनर बढ़ती हुई दिखे और उसका फायदा इंडिया को मिल सके। इसके अलावा इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया को फोकस करना है टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स पर, जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी जैसे सेक्टर्स में प्रमोशन पॉसिबल है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन जो इंडिया में इस वक्त तेजी से चल रहा है उस पर भी फोकस की जरूरत है ताकि इन बेसिस पे टाइज, प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट हो सके। इसके अलावा अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करना जरूरी है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे। इंडिया की जो प्रेजेंस बढ़ती हुई दिखी है अफ्रीका में, स्पेशली थ्रू इंडिया फोरम समिट एंड अफ्रीकन यूनियन, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले समय में। और फर्दर कोलैबोरेशन की जरूरत है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इश्यूज जो कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे एक बेहतर तरीके से एड्रेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जियोपॉलिटिकल स्टैचर इज एवर ग्रोइंग एट द प्रेजेंट टाइम और इंडिया इसको अपने फेवर में यूज कर सकता है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर काफी क्लैरिटी मिली। फॉर एनी डाउट्स यू हैव, you can put it down in the comment section. That was all from my side. For more such videos and content related information, you can subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.